ओके, सो इंटरफेरेंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग बात करते आ रहे थे और पिछले बहुत सारे सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो हमने कंडक्ट किए, उन सभी लेक्चर्स में हमने इंटरफेरेंस के लिए एक सबसे पहले तो अच्छी खासी कुछ थियोरी डेवलप की कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं एंड लॉट मोर थिंग्स। काफी सारा डिस्कशन उस पे हो गया। फिर बाद में हमें एक चीज ये रियलाइज होने लग गई कि ये जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव है, सिर्फ थियरी में है। अगर हम प्रैक्टिकली इस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेडी इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस हमें प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटल लेवल पर मीट करनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली कर पाएंगे। Just to revise very quickly, those conditions are like using monochromatic sources, coherent sources of light, equally bright, narrow, close to each other. The screen should be kept at a sufficiently large distance from the two sources. If we take depolarized sources, then much better, and the light from the two sources should be traveling in the same direction. These are those minimum conditions which should be fulfilled to get the steady interference pattern. I am just regularly repeating these conditions because ये जो conditions हैं ये theory papers में कई बार short answers के लिए पूछी जाती हैं। ओके, फिर लेटर ऑन हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि यंग्स एक्सपेरिमेंट हिस्टोरिकली जो है ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो सक्सेसफुली इंटरफेरेंस को एग्जीक्यूट कराता है। तो हमने पिछले 5-6 लेक्चर यंग्स एक्सपेरिमेंट पर बात की। एक्सपेरिमेंट क्या है और कैसे यंग्स ने इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया और इंटरफेरेंस को हमें एग्जीक्यूट करके बताया, इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली हमें करके बताया। काफी सारा उसमें भी डिस्कशन हुआ। फ्रिंज विड्थ उसमें हमने कैलकुलेट की, वेवलेंथ के कैलकुलेशंस किए, नंबर ऑफ बैंड्स, पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स, कितने बैंड्स बनेंगे, बहुत सारा ज्योमेट्री हमने उस पर अप्लाई किया। So I just ask you people to go through those lectures again and again, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व होता है कैलकुलेशन करते वक्त। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें हमें बार बार अप्लाई करनी होती हैं। सो प्रीवियस 6 to 7 लेक्चर्स हम लगातार यंग्स एक्सपेरिमेंट पर ही बात करते आए थे। नाउ अब आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम इंटरफेरेंस का ही एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जो यंग्स एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है, यंग्स एक्सपेरिमेंट के मुकाबले में कहीं ज्यादा फाइन और स्टेडी और बेटर इंटरफेरेंस पैटर्न हमको बना के दे सकता है। एंड बिलीव मी, जिस एक्सपेरिमेंट पर हम बात करने जा रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में हमें इतना बेहतरीन, जिसे आप कह सकते हो, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा कि वी नीड टू यूज अ माइक्रोस्कोप टू सी द पैटर्न। इतने फाइन बैंड्स हमको देखने को मिलेंगे। नाउ दिस एक्सपेरिमेंट जिसमें हम इंटरफेरेंस कराएंगे, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। बाइप्रिज्म, इसमें जो साइंटिस्ट ने काम किया वो फ्रेजनेल है, फ्रेजनेल नाम है साइंटिस्ट का। एनीवे, वी जस्ट कॉल इट एज बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। आई विल बी डिस्कसिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। मैं बहुत बेसिक बेसिक बातें सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये बाइप्रिज्म का क्या मतलब है, और फिर हम एक्सपेरिमेंट पर जाएंगे और फिर उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। सो प्रिज्म ये वर्ड तो काफी कॉमन है, हम लोग इसको स्कूल में भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। आमतौर पर देखें, अगर प्रिज्म की बिल्कुल एक रियलिस्टिक इमेज मैं आपको दिखाऊं तो ये प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है ना? याद आ रहा है कुछ? यस। ठीक है। इससे हम कई बार हम ये कहते हैं कि हम इसमें से लाइट का डिस्पर्शन कराते हैं। इसमें से जब हम लाइट को पास कराते हैं तो लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ये जो सेक्शन है प्रिज्म का ट्रायंगुलर, इसे हम प्रिंसिपल सेक्शन कॉल करते हैं।
और ये जो लाइन है प्रिंसिपल सेक्शन के सामने, मतलब ऐसा ट्रायंगुलर पोर्शन जहां पे ज्वाइन करता है, तो सामने जो लाइन बनती है हम उसे एज ऑफ द प्रिज्म कहते हैं। फिर ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ पे बन रहा है, इसे हम बेस ऑफ द प्रिज्म कहते हैं, एंड सो ऑन। और यहाँ के जो दो सरफेसेस होंगे इधर और इधर, जैसे कि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इसे हम कॉल करते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। Just to label those, this is going to be edge of the prism, this triangle is going to be called as the principal section of the prism, the flat portion on which this prism is resting, that will be called as base of the prism। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। नॉर्मली होता ये है कि ये जो प्रिज्म होता है, इसका यहां पर जो एंगल बनता है, देखिए गौर से, ये वाला दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में, यानी कि ये वाला, ये एंगल काफी बड़ा होता है आमतौर पर। 60 डिग्री इज जस्ट अ कॉमन एंगल, 60 50 जस्ट अ कॉमन एंगल, मतलब ये काफी बड़ा एंगल होता है। इसको अच्छे लेवल पर, मतलब बड़ी वैल्यू के साथ हम इसको बनाते हैं। अब जब हम बाइप्रिज्म को डिजाइन करते हैं या बाइप्रिज्म को बनाते हैं, तो बहुत गौर से देखिए हम उसमें क्या चेंज कर रहे हैं। ये मैं इसकी एक रियलिस्टिक इमेज आपके सामने रख रहा हूं, ये देखें, ये बाइप्रिज्म है, दिख रहा है, यही प्रिज्म है, लेकिन आप इसको फील करें जरा, ये कैसा है। तो काफी फ्लैट कर दिया हमने उसको, काफी फ्लैट है ना। ये जो पोर्शन है इसको हमने एकदम दबा के, दिख रहा है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई इसकी, ये वाला भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, मतलब जो यहाँ पे हमको दिख रहे थे वो। फिर ये जो है इसकी एज हो गई, ये नीचे का जो फ्लैट पोर्शन है इसको हम बेस कॉल करेंगे, और ये छोटा सा जो ट्रायंगुलर पोर्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल सेक्शन हो गया। तो ऐसे प्रिज्म को जब हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे, तो हम इसे कहते हैं बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अब इसको बनाना बहुत आसान है, मतलब देखा जाए तो अगर इसको बनाने के लिए मैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ले लेता हूं और दो साइड से ग्राइंड कर देता हूं, है ना। सीधी ग्लास प्लेट लो, इधर जरा ज्यादा ग्राइंड करो, इधर भी जरा ज्यादा ग्राइंड करो, तो बीच में एक हल्की सी एज, एक हल्का सा उभार ऐसा क्रिएट हो जाएगा, तो आपका बाइप्रिज्म बन गया। ठीक है ना, समझ आ रही है बच्चों बात? या एक और इसकी डायग्राम आप रेफर कर लो तो और जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये एक बाइप्रिज्म का स्केच है, मतलब ये दिख रहा है। तो इस प्रिज्म को जब हम ऐसी डिजाइन दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा? बाइप्रिज्म। अब इसमें ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला, गौर से देखें, बाइप्रिज्म में ये वाला, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा कि भाई ये बड़ा एंगल है, इन द सेंस 60 को ही मैं बहुत बड़ा मान रहा था यहाँ पे, है ना। लेकिन बाइप्रिज्म में ये जो एंगल होता है ना, ये इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि इट इज जस्ट वेरी नियर टू 180, मतलब बिल्कुल फ्लैट से थोड़ा सा ऊंचा। अगर मैं पूरा फ्लैट कर दूंगा तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। ये पूरा फ्लैट कर दूं अगर मैं, जैसे कि देखो, ये ऐसा ग्लास का सरफेस ले लिया, तो एंगल बनने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है यहाँ पे, तो 180 डिग्री हो गया। लेकिन अगर मैं इसे हल्का सा कॉर्नर से ग्राइंड कर दूं, ये ऐसे ग्राइंड करके ये इसको ऐसे बना दूं, और यहां से इसको ग्राइंड करके ऐसे बना दूं, तो ये जो यहाँ एंगल बनेगा एजेस के बीच में, ये बिल्कुल 180 के नजदीक नजदीक ही बनेगा ना। ठीक है, आमतौर पर ये एंगल होता है अराउंड 179 डिग्री, 179 आमतौर पर, 179 178 ऐसा होता है। अब अगर ये 179 के आसपास है ना, तो इधर जो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल नियरली 0.5 डिग्री के आसपास होगा, ये भी 0.5 डिग्री के आसपास होगा, ये ऊपर का बन गया 179 डिग्री। तो आप देखेंगे ट्रायंगुलर रेफरेंस में ये पूरा 180 डिग्री कवर कर रहा है ना। सो बाइप्रिज्म बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप फ्लैट ग्लास या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपके पास है, तो आप उसको कॉर्नर्स पर से उसके ग्राइंड कर दें, और हल्का सा उभार, एक हल्का सा प्रोजेक्शन मिडिल सेक्शन में आप ले आए, तो बाइप्रिज्म बन जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है कि दो अलग अलग प्रिज्म्स लो आप, मतलब ये जो प्रिज्म है ना, इसको अगर मैं बराबर एज से काट दूं, तो ये प्रिज्म कुछ ऐसा दिखेगा। हम आधा आधा काट देते हैं इसको, दिखा आपको? ये बराबर ये वाले, इसके एज से इसको हाफ कर दें, तो एक आधा है, दूसरा आधा हो गया, है ना। अब ऐसे दो प्रिज्म्स लेने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लैट,
यू कैन जस्ट इमेजिन एकदम फ्लैट ऐसा, ये एक और ये दूसरा। फिर इन दोनों प्रिज्म्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये आपने दोनों को ज्वाइन करा दिया और इनकी ज्वाइनिंग को जस्ट रेफर करने के लिए बीच में एक डॉटेड लाइन में बना रहा हूं। तो ऐसे भी बाइप्रिज्म बनाया जा सकता है, बट इट इज मच कॉम्प्लिकेटेड। सबसे बेटर तरीका ये है कि फ्लैट ग्लास का सरफेस लो, साइड से ग्राइंड कर दो, बस आपका बाइप्रिज्म हो गया। समझ आ रही है ना बच्चों बात? Yes. अब हमें बच्चों ये समझना है कि बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट हमें इंटरफेरेंस कैसे करा के देगा। क्या तरीका है कि बाइप्रिज्म के थ्रू हम इंटरफेरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको 3 पार्ट्स में बताऊंगा। 3 हिस्से इसके, मैं 3 सेक्शंस में मैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को डिवाइड करके आपको बताऊंगा। पहला सेक्शन होगा कि मैं आपको स्कीम बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे होता है और उस स्कीम में हमको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। दूसरा सेक्शन मैं आपको इसकी रे डायग्राम समझाऊंगा कि एक्चुअली बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में हमें इंटरफेरेंस मिलता कैसे है, जो हमें एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा जब हम इसकी रे डायग्राम देखेंगे। और तीसरा सेक्शन इसका मैं आपको मेजरमेंट्स सिखाऊंगा कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर हम इसमें मेजरमेंट्स कैसे करेंगे, फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन कैसे ऑब्टेन करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली हमको एक्सपेरिमेंट्स के कुछ रिजल्ट्स डेवलप करने होंगे एंड फॉर दैट वी नीड टू डू सर्टेन मेजरमेंट्स। सो वी विल बी वर्किंग आउट विद दिस एक्सपेरिमेंट into 3 parts. First part is the scheme of experiment, second part is its ray diagram, and the third part is measurement. And the last part, which is our favorite part, the numericals. So maybe in this class, in the coming class, we will be working out with the numericals. तो आज के लिए प्रायोरिटी तो ये है कि हम सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंटेशन अच्छे से समझ जाएं। तो बच्चों इसकी जो स्कीम होती है, तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये ऑप्टिकल बेंच नाम का एक अरेंजमेंट होता है, उस पर परफॉर्म किया जाता है। एंड दिस इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड इन द डार्क रूम। डार्क रूम मतलब कैसा है, एक एक्सपेरिमेंटल रूम होगा जहां पे हमें इस फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और वहां की सारी लाइटें जो है वो ऑफ की जाएंगी, एक्सेप्ट द लाइट वी वांट टू यूज फॉर इंटरफेरेंस। तो डार्क रूम में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और ऑप्टिकल बेंच पर करेंगे ना। व्हाट दिस ऑप्टिकल बेंच इज, तो ये जो डायग्राम मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑप्टिकल बेंच है। इसे गौर से देखें, मैं इसका रियलिस्टिक डायग्राम भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल बेंच क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जस्ट लाइक टेबल की तरह एक अरेंजमेंट है जिस पर स्केल की मार्किंग है, ठीक है। ये स्केल हम सेंटीमीटर्स मीटर्स में अकॉर्डिंगली गिनेंगे। इनिशियल लेवल पे एक सोर्स है जो कि मोनोक्रोमैटिक लाइट को इस्तेमाल करेगा, सिंगल वेवलेंथ या आप कह सकते हो सिंगल कलर। और इस सोर्स से सबसे पहले हम लाइट को प्रोपोगेट कराएंगे, इल्यूमिनेट कराएंगे ऑन द स्लिट, ताकि हमको बहुत ऐसा लाइट का बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ना मिले, हमको सिर्फ एक फाइन लाइन ऑफ लाइट मिल जाए। स्लिट का मतलब समझ रहे हो ना आप? यस, फाइन लाइन ऑफ लाइट हमको मिल जाए। फिर स्लिट से हम लाइट फॉल कराएंगे बाइप्रिज्म पे, बस बाइप्रिज्म अपना पूरा काम कर देगा। बाइप्रिज्म हमको ये सेगमेंट में पूरा इंटरफेरेंस करा के दे देगा। यहाँ पे हमको बैंड्स बनते हुए दिखाई देंगे और वो बैंड्स इतने फाइन ट्यून्ड होंगे, इतने अच्छे तरीके से बनेंगे, इतना उनका फ्रिंज विड्थ कम होगा कि हमको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यहाँ पे आईपीस लगाना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप में झांक के हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे बैंड्स बन रहे हैं और फिर डिस्टेंसेस वगैरह हम उसके मेजर करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ, स्लिट का मतलब सबको समझा? मैंने आपको ये 4-5 बार बताया है। अगर हम एक पूरा पेपर ले लें और पेपर में से एक हल्का सा ब्लेड से कट लगा दें और पेपर की दूसरी तरफ से लाइट को इल्यूमिनेट कराएं और इधर से देखें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको एक हल्की सी लाइन ऑफ लाइट दिखाई दे रही है। तो वो लाइन ऑफ लाइट को हम क्या कॉल करेंगे? स्लिट कॉल करेंगे। आ रहा है ना बेटा समझ में? यस सर। हाँ, तो ऑप्टिकल बेंच पे डार्क रूम में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, जिसके लिए हमें एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एक स्लिट चाहिए, एक बाइप्रिज्म चाहिए और एक माइक्रोस्कोप चाहिए। एक लेंस भी हम यहाँ पे बीच में इंस्टॉल करते हैं व्हेन नीडेड। बेसिकली लेंस का इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब कुछ मेजरमेंट्स हमें करने होंगे तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस भी बीच में लगाते हैं बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, ऑप्टिकल बेंच क्यों हम यूज कर रहे हैं? ये तो ऐसे भी टेबल पे रखा जा सकता था। ऑप्टिकल बेंच मतलब कोई खास नहीं, वैसे ही टेबल ही होता है, खाली उस पे स्केल की मार्किंग होती है और ये स्टैंड्स मूवेबल होते हैं इस पे।
मैं चाहूं तो ये बाइप्रिज्म को यहाँ से दूर कर हटा सकता हूँ, ये माइक्रोस्कोप को भी मूव कर सकता हूँ एंड ऑल दैट, स्लिट को भी मैं कम ज्यादा डिस्टेंस पे ले जाके रख सकता हूँ एंड ऑल दैट। तो स्केल की मार्किंग रहने से क्या होता है, हमको एक एडवांटेज ये मिलता है कि हमें उनकी पोजीशन समझ में आती हैं कि ये कहाँ है। तो हम फौरन ही पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टैंड, कौन सा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट दूसरे किसी स्टैंड से कितनी दूर है, और डिस्टेंसेस के मेजरमेंट में ये काफी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए हम इसको ऑप्टिकल बेंच पे परफॉर्म करते हैं। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी जो रिक्वायरमेंट है एक्सपेरिमेंट को फुलफिल करने की, वो ये है कि ये जो तीनों स्टैंड्स है ना, ये सेम हाइट पे होने चाहिए। ये सेम हाइट पे होने चाहिए पक्का एकदम। अब आप सोचो माइक्रोस्कोप का जो स्टैंड है थोड़ा सा ऊपर चला गया, जस्ट इमेजिन करो, तो इंटरफेरेंस तो यहाँ हो रहा है और माइक्रोस्कोप में से तुम इधर झांक रहे हो, तो यहाँ तो कुछ दिखने वाला नहीं तुमको। तुम कितनी भी देर ढूंढते बैठो, यहाँ पे बैंड्स तो दिखने वाले नहीं आप। या जस्ट इमेजिन करो कि बाइप्रिज्म का स्टैंड थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो लाइट प्रॉपरली बाइप्रिज्म पे नहीं गिरेगी। अगर लाइट प्रॉपरली बाइप्रिज्म पे नहीं गिरती है तो फिर यहाँ पे इंटरफेरेंस प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो पहला जो प्रिकॉशन हमको यहाँ पे लेना है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, वो ये है कि स्टैंड की हाइट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ताकि प्रॉपरली सोर्स से लाइट स्लिट पे आए, स्लिट से लाइट बाइप्रिज्म पे जाए, बाइप्रिज्म अपना काम करके इंटरफेरेंस करा दे और फिर माइक्रोस्कोप से हम उस इंटरफेरेंस के पैटर्न को देख सकें। दूसरा और सबसे अहम प्रिकॉशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, देखो स्लिट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक लाइन होती है ना, समझ रहे ना बेटा, स्लिट का मतलब क्या होता है, एक लाइन। मैं ये चीज बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको, स्लिट अच्छे से समझ में आई? हालांकि मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ इस पे, लेकिन फिर भी आई जस्ट वांट टू मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। स्लिट का मतलब समझ में आया आपको? जैसे ये देखो दोनों फिंगर्स है मेरे, ये दोनों फिंगर्स के बीच में हल्की सी पतली सी गैप दिख रही है, उसको स्लिट बोला जाएगा। यस। हाँ, तो अब गौर से सुने, ये जो बाइप्रिज्म का एज होता है ना, ये एज, ये दिख रहा है यहाँ डायग्राम पे, देखो मैं इसको कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये बाइप्रिज्म का एज होता है ना, ये और स्लिट की लेंथ ये पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल। ठीक है, जैसे देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपको जल्दी समझ में आने के लिए। मान लो ये मैंने ऐसे बाइप्रिज्म ऐसे होल्ड किया है, जस्ट इमेजिन करो। ठीक है, तो इसकी एज कहां जा रही है बेटा? पेपर में अंदर, क्योंकि मैं आपको बाइप्रिज्म का ये वाला सेक्शन दिखा रहा हूं, तो एज कहां गई इसकी? इनटू पेपर। हाँ, तो फिर स्लिट कैसे होल्ड करूंगा मैं? ऐसे। तुम बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया स्लिट तो लाइन होती है, यहाँ खाली एक पॉइंट निकाल रहे। ये पेन कैसा दिख रहा तुमको? ये पेन कैसा दिख रहा? वीडियो में देखो पेन कैसा दिख रहा, पॉइंट दिख रहा कि नहीं? लेकिन असलियत में ये पेन पूरा है। यस। तो वैसे ही वो स्लिट का खाली हमको एंड दिख रहा है, असल में पूरी स्लिट अंदर है। ठीक हो रही है बेटा बात? डायग्राम, रे डायग्राम निकालते वक्त ये चीज बड़ी कॉम्प्लिकेट करेगी हमको फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि बाइप्रिज्म की एज, एज उसकी और स्लिट की लेंथ, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। प्रिकॉशन समझ में आया? ताकि स्लिट से जो लाइट निकले वो पूरी की पूरी जो है ना बाइप्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ऐसी गिर जाए, ये ऐसे हम मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं उसका। तो स्लिट से जो भी लाइट निकल रही है वो सीधे सीधे पूरा पूरा बाइप्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, मतलब ये और ये सरफेस पे लाइट गिर जाए। तो मैंने यहाँ पे आपको दो प्रिकॉशन बताए। पहला प्रिकॉशन ये कि इसके स्टैंड्स जो हैं ये सेम हाइट पे होने चाहिए, और दूसरा और मैंडेटरी और कंपलसरी अरेंजमेंट आपको ये करना ही है, नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंट वर्कआउट नहीं करेगा, और वो है कि स्लिट की लेंथ और बाइप्रिज्म का एज दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? पैरेलल। ये आपको यहाँ डायग्राम में समझ आ रहा है? मैं फिर पूछ रहा हूं क्योंकि मैं 2 डायमेंशनल डायग्राम का रेफरेंस यहाँ पे बना रहा हूं, तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि इसकी एज कहां गई है बाइप्रिज्म की। एज मतलब ये लाइन बेटा, पेपर में। तो ये पेपर के प्लेन के अंदर गई है, और स्लिट की लेंथ भी कहां गई है? पेपर के अंदर। पेपर के प्लेन के अंदर, और बराबर स्लिट की लेंथ ये बाइप्रिज्म की एज के सामने आप लाके रखेंगे, हाइट सेम करके। सो दिस इज द स्कीम। मैं आपको इसकी एक रियलिस्टिक डायग्राम भी दिखाना चाहता हूं, जरा देखें इसको। रियलिस्टिक डायग्राम मतलब वाकई अगर लैब में देखी जाए तो ये ऐसे दिखेगी। ये देखें, वही चीज है जो मैं यहाँ पे बना रहा था। ठीक है ना, ये ऑप्टिकल बेंच हो गया अपना।
यहाँ पर एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट हमने लगा दी, ये वाली, ये हम सोडियम लैंप कहते हैं। ये जो येलो कलर की लाइट आती है इसे हम सोडियम लाइट कहते हैं, सिंगल वेवलेंथ की। तो यहां से जो लाइट निकल रही है ये यहां गिरेगी, ये स्लिट है। स्लिट के बाद ये वाला स्टैंड आ गया बाइप्रिज्म का, ये वाला, ये बाइप्रिज्म का स्टैंड है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला स्टैंड है ये माइक्रोस्कोप का है, और यहाँ बीच में एक एडिशनल स्टैंड पे लेंस रखा है। ये हम जरूरत के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे या फिर नहीं भी लगाएंगे, दैट डिपेंड्स। जब हम कुछ मेजरमेंट्स करने वाले होंगे तब हम इसको लगाएंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये है इस एक्सपेरिमेंट की स्कीम। समझ आ गई बच्चों बात? स्कीम के साथ साथ मैंने इसके प्रिकॉशंस और सारी बातें आपको बता दी। क्लियर हुआ? Yes. अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे कि इसका रे डायग्राम क्या है। मेनी अ टाइम्स मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट इसकी रे डायग्राम को लेके बहुत परेशान होते हैं कि यार रे डायग्राम बनाएं कैसे, क्या तरीका है इसकी रे डायग्राम बनाने का, इन व्हाट वे वी कैन एक्सप्रेस द रे डायग्राम, और काफी सारा प्रैक्टिस करते बैठते हैं और फिर गलत भी हो जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल इसका एक सिंपल ज्योमेट्रिकल मेथड बताता हूं कि इसकी रे डायग्राम आपने कैसी बनानी है। तो सब लोग बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले बच्चों हम लोग बनाएंगे इसका बाइप्रिज्म अरेंजमेंट। तो ये हो गया बाइप्रिज्म, लेट्स से ये हो गई बाइप्रिज्म। यहाँ पे इसकी एज है, ये इसका पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया, ठीक है, और ये दूसरा वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया। मैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा ज्योमेट्रिकली करेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो हल्के फुल्के एंगल बनेंगे, एक्यूट एंगल्स, ये 0.5 0.6 के आसपास होंगे, और यहाँ जो एंगल बनेगा ये 179 178 के आसपास, ये काफी बड़ा एंगल बनेगा। ये प्रिंसिपल सेक्शन हो गया। मैं फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी एज यानी कि इसका ये हिस्सा या ये डायग्राम में देखें तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये यहाँ कहाँ है, वेयर इट इज, पेपर के प्लेट में। इट इज विद इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो आप मानो पेपर में से ऐसे निकाल के उसको उठाओ तो आपको दिख जाएगा, ये फिर पेपर में आपने घुसेड़ दिया उसको, ऐसा। अब इसके जस्ट सामने हम लोग लगाएंगे यहाँ पे स्लिट। तो ये लग गई स्लिट, ठीक है। स्लिट की लेंथ है, स्लिट इज नॉट अ पॉइंट सोर्स, स्लिट इज अ लाइन सोर्स। तो इसकी लेंथ कहाँ है? Within the paper. हाँ, विद इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये मानो जैसे पेन, ये पेन आपको वीडियो में दिख रहा है, खाली इसका डॉट दिख रहा है, असलियत में ये पूरा पेन है, ऐसे। तो ये पूरी स्लिट है असलियत में ऐसी, लेकिन हम उसका किनारा देख रहे हैं। अब इसकी रे डायग्राम देखें कैसे बनती है, बहुत ध्यान से देखना। मैं सिर्फ 4 रेज का यहाँ पे यूज करता हूँ, बाकी बुक्स में बहुत सारी रेज और कॉम्प्लिकेशंस दिखाई जाती है, बट आई जस्ट यूज 4 रेज टू ड्रॉ द रे डायग्राम। पहली रे जो है ना, ऐसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थोड़ा थोड़ा बीच वाली साइड पे बना दो। ये दूसरी भी वैसे ही थोड़ा थोड़ा बीच वाली साइड पे बना दो। तीसरी जो है ये बाइप्रिज्म के बिल्कुल एज पे बना दो। एज यानी कि बिल्कुल किनारा, ये एज यानी कि ये यहाँ। तो ऐसे 4 रेज आपने दिखा दिए, स्टेप 1, ठीक है। मैं चाहता हूं अगर आप अभी नोटबुक वगैरह आपके पास है तो आप इसको प्रॉपरली बनाएं, आपकी ये अभी याद हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी यही हो जाएगी। तो हमने स्टार्ट किया, हमने स्लिट ली, फिर हमने बाइप्रिज्म लिया और पैरेलल कर दी एजेस को, ठीक है। एज सेंटर लाइन ऑफ द बाइप्रिज्म इज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द स्लिट। फिर हमने 4 अलग अलग रेज निकाली, और ध्यान रहे वो रेज हमने कहाँ कहाँ शो की, बिल्कुल बाइप्रिज्म के कॉर्नर्स पर और थोड़ा सा मिडिल पोर्शन ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अब सिंपल लॉजिक ऐसा करना, डायग्राम बनाने का बिल्कुल आसान तरीका, जो कॉर्नर वाली रेज हैं उनको आगे सीधा दिखा दो। सो जस्ट शो देम स्ट्रेट, ये हो गई बिल्कुल सीधी, ठीक है। बन गई डायग्राम, आ रहा है ना बेटा समझ में? Yes. अब बची 2। सो ये जो 2 रेज है ना, इसमें जो ऊपर वाली रे है इसको ज्वाइन करा दो नीचे के सेगमेंट में, और ये जो नीचे वाली रे है इसको आगे ज्वाइन करा दो ऊपर के सेगमेंट में। तो ये आपका डायग्राम क्लियर हो गया। तो यहां से इसको लाएं आप, इधर ज्वाइन करा दें, और यहां से आप इसको लाएं और इसको आप ज्वाइन करा दें ये ऊपर के सेगमेंट में।
तो ये आपका डायग्राम क्लियर हो गया। बस बेसिकली तो रे डायग्राम यही है। अब मैं चाहता हूं आप इसको थोड़ा सा केयरफुली देखें, बहुत ध्यान से देखें। मैं कुछ शेड्स का इस्तेमाल करता हूं। देखो यहां से ये जो लाइट निकल रही है, ये सेगमेंट में ये लाइट निकल रही है ना, ये सेगमेंट वाली लाइट ऐसे गई ना, ये सेगमेंट वाली लाइट पूरी। देखो ये ऐसे गई पूरी, ये सुनो। अब नीचे वाले सेगमेंट की लाइट देखो कहां जा रही है, तो ये नीचे वाले सेगमेंट की लाइट ऐसे ऐसे, अब कहां गई है? ऊपर, बराबर। तो ये सेगमेंट की जो लाइट है यहां से मुड़ के यहां ऊपर गई, ठीक है। Yes, sir. अब बेटा इस पॉइंट के आगे ध्यान दो आप, इस पॉइंट के आगे। तो ये जो ऊपर के सेगमेंट की लाइट ऐसे नीचे मुड़ गई और नीचे वाली सेगमेंट की लाइट ऐसे ऊपर मुड़ गई, तो ये पोर्शन में जहां पे ग्रीन कलर बन रहा है, यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सुपरपोजिशन हुआ, यानी कि इंटरफेरेंस हुआ। समझे ना बात? Yes. तो यहाँ लाइट का पूरा ओवरलैपिंग हो गया, और ये लाइट जब यहाँ पे ओवरलैप हो जाती है, और यहाँ मैं सामने एक माइक्रोस्कोप या कोई भी ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट पकड़ लेता हूँ। ये मैंने मान लो माइक्रोस्कोप यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है, जस्ट टू शो यू। ये मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप पकड़ के इस यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये सेगमेंट पूरा ऐसा नजर आएगा जिसमें मानो जैसे हमने लाइट को ओवरलैप करा दिया है, सुपर इम्पोज करा दिया है, इंटरफियर करा दिया है, ठीक है, इंटरफेरेंस हो गया यहाँ पे। और वो इतना फाइन ट्यून्ड होता है कि यहाँ पे बारीक 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 बैंड्स बनने लगते हैं, माइक्रोमीटर मिलीमीटर के सेपरेशन पर ये बैंड्स आएंगे, जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू चेक करके पता करेंगे कि भाई इनका डिस्टेंस कितना है। समझ आ रही है बच्चों बात? Yes. ये शेडिंग में हटा देता हूं, शेडिंग में सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। क्लियर हो गई बच्चों बात पूरी? लेकिन इसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत मेजर, कि इंटरफेरेंस जब हम कराते हैं तो हाउ मेनी सोर्सेस वी नीड टू मेक द लाइट इंटरफेयर? कितने सोर्सेस हमको चाहिए? 2. टू। और यहां तो एक ही सोर्स है, मसला ये है ना? वी हैव, दिस इज वेरी सीरियस इशू। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को एक फीलिंग के साथ समझें, एक पूरी फीलिंग के साथ। हमारा जो दिमाग है, हमारा इंसानी जो दिमाग होता है, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो चीजों को उसी तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है जैसे वो समझता है उसको। अब लाइट के बारे में हमारे दिमाग में एक बात फिक्स है, हम उसे चाहकर भी नहीं बदल सकते, और वो बात ये है कि लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करती है। हमारे दिमाग को ये ऊपर वाले ने, भगवान ने, बोले अल्लाह ताला ने ऐसे ही बना के भेजा है कि हमारे दिमाग को ये समझ आता है कि लाइट सीधा ट्रैवल करती है, बस हम उसे सीधा ही देखते हैं। और हमारा ये बिलीफ इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि अगर कहीं से लाइट मुड़ के आ रही है तो हम एक वर्चुअल, एक इमेजिनरी सोर्स क्रिएट कर लेते हैं और ऐसे सोचते हैं कि लाइट यहीं से आ रही है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं इस बात को समझाने के लिए। ये सन है, इमेजिन करें, और ये ग्राउंड से कोई बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, सन को देख रहा है। अब एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हुआ कि सन की लाइट ऐसे थोड़ी सी मुड़ के इस बंदे की आंखों तक पहुंची, एटमॉस्फेयर की वजह से। आप यकीन करें, ये बंदा ऐसे सोचेगा कि लाइट मेरे पास जो आ रही है वो स्ट्रेट आ रही है, और वो सन की एक नई इमेज यहां बना लेगा। है ना सरप्राइजिंग? इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। आपने इसको 10th में 11th में देखा होगा, 10th में भी आपको वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट बताया गया होगा। हम इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल। एक्चुअली सन तो इधर है, लेकिन हमने ऐसे सोचा, इतना हमारा स्ट्रांग इमेजिनेशन है कि हम इस बात को हमेशा ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं कि लाइट सीधा आती है। अब असलियत में तो यहां लाइट मुड़ के आ रही है, तो हमारा दिमाग इतनी बड़ी कहानी क्रिएट कर लेता है कि नहीं नहीं, लाइट तो सीधे ही आती है, इसे सीधे ही आना पड़ेगा, मतलब सन यहां नहीं है, यहां है। शिफ्ट कर देते हैं पोजीशन को उसकी। समझे ना बात?
तो आप उसी तरीके से इस डायग्राम के रेफरेंस में अगर हम ये सोचते हैं कि यहाँ कोई बंदा खड़ा होके ये पूरा अरेंजमेंट देख रहा है माइक्रोस्कोप में से, तो जरा सोचें कि इस लाइट रे के बारे में वो क्या ख्याल बनाएगा। जब वो इसे देखेगा तो वो ये ख्याल बनाएगा कि ये लाइट रे ऐसे मुड़ के नहीं आ रही है बल्कि ऐसे सीधे आ रही है। वो ये ख्याल बनाएगा कि लाइट रे ये वाली ऐसे सीधे आ रही है। समझ रहे हैं बेटा बात? Yes. क्योंकि लाइट के बेंड पाथ को हमारा दिमाग ऑब्जर्वेशन में नहीं समझ सकता। हाँ, हम इतने चालाक भी हैं कि हम समझ पा रहे हैं कि हमारी लिमिटेशन क्या है, हमारी खामियां क्या हैं, हमारा दिमाग कैसे सोचता है, हम ये समझ पा रहे हैं, इसलिए हम पेपर पर सही बनाएंगे उसको। लेकिन ऑब्जर्वेशन करते टाइम पे हमारे दिमाग को पता ही नहीं चलता। हमारा दिमाग ये बिलीव करके बैठा हुआ है, इतना पक्का बिलीव करके बैठा हुआ है कि लाइट हमेशा सीधा ही आती है। तो इस रे के बारे में इस आदमी का क्या ख्याल होगा? वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि ये लाइट बिल्कुल सीधे 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 यहां से आई है, क्योंकि वो ऑब्जर्विंग पॉइंट से इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि लाइट मुड़ के भी आती है। तो वो इमेजिन करने लग जाएगा कि ये सोर्स इधर नहीं है, इधर है। जैसे बिल्कुल सूरज यहां नहीं है, यहां है। सूरज को हटा देते यार हम, ये तो मामूली सोर्स है। ठीक हो गई बात? Yes. अच्छा, आप बताओ इस लाइट रे के बारे में वो क्या ख्याल बनाएगा कि ये लाइट रे ऐसे सीधे आई है। समझे ना बात? ये सुनो। Yes. अच्छा बताओ इस लाइट रे के बारे में वो क्या ख्याल बनाएगा? तो यहां से यहां सीधा चल रही है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। यहां इसके बाद वो क्या इमेजिन कर पाएगा? क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं ये मुड़ के आई है क्या, या फिर वो ऐसे सोचेगा कि नहीं ऐसे सीधे आई है? सीधे। हाँ, तो अगर वो सीधे इसको इमेजिन करता है बेटा, तो यहां इंसानी दिमाग ने, तुमने, हमने एक वर्चुअल सोर्स को बिलीव कर लिया, एक वर्चुअल सोर्स को इमेजिन कर लिया कि लाइट यहां से ऐसे आ रही थी तो ये सेगमेंट पूरा ऐसा रोशन हुआ, ये ब्राइटनेस ऐसे मिला। समझे ना? ऑब्जर्वेशन में हम, बाकी पेपर पे हम समझ पा रहे हैं हम कहाँ गलत हैं, तो अपने आप को सही कर लेते हैं, ज्योमेट्री के हिसाब से हम सही बनाते हैं, प्रॉपर्टीज को भी हम समझ लेते हैं, तो हमें पता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन वी कैन नॉट, एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन वी विल जस्ट बिलीव कि लाइट सीधे आती है। समझ आई बात बेटा? Yes. अच्छा, इस लाइट रे का क्या इमेजिनेशन होगा फिर? क्या वो ऐसे आ रही होगी ऑब्जर्विंग के लिए? जो ऑब्जर्वर उसे देख रहा है वो बोलेगा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, लाइट तो सीधे आती है, तो वो सीधे ऐसे लाइट को इमेजिन ना इधर करेगा। अब देखो ये बंदा, ठीक है ना, इतना खतरनाक है कि इसने एक सोर्स को दो सोर्सेस में डिवाइड कर लिया। वो ये बिलीव करने लग रहा है कि यहाँ एक सोर्स है और यहाँ एक सोर्स है, और लाइट ऐसे और ऐसे आ रही है और यहाँ इंटरफेयर कर रही है ना कमाल की बात? यस और नो? तो ये हो गए दो वर्चुअल सोर्सेस। अब आप सोचो बेटा, ये दोनों वर्चुअल सोर्सेस 100% कोहेरेंट ही होंगे? ये तो हकीकत में है भी नहीं, ये तो इसकी अपनी बनाई हुई कहानी है। अब इंसान जन्नत सोचे यार तो वो तो बोलेगा भारी है एकदम। तो ये दोनों सोर्सेस के बारे में भी वो बात करेगा तो वो आइडियल ही बोलेगा कि ये दोनों सोर्सेस आइडियल हैं। आइडियल मतलब पूरी तरीके से मोनोक्रोमैटिक हो गए, पूरी तरीके से कोहेरेंट हो गए, पूरी तरीके से नैरो हो गए, कंप्लीटली जो है ना वो इक्वली ब्राइट हो गए, दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो गए। ये बंदा जहां ऑब्जर्व कर रहा है और जहां सोर्सेस वो इमेजिन कर रहा है काफी दूर डिस्टेंस है, तो स्क्रीन भी दूर हो गई, पोलराइज हो गए। जो प्रॉपर्टी आपको लगाना है इस पे लगाओ, ये बिल्कुल आइडियल सोर्सेस माने जाएंगे। तो यहाँ पैटर्न तो पक्का स्टेडी ही बनना है। ये सुनो, Yes. तो ये है इसकी रे डायग्राम। अब रे डायग्राम का जो ट्रिक मैंने आपको बताया वैसे बनाना है, बिल्कुल आसान सा है इसका तरीका। बाइप्रिज्म बना लें, सामने सोर्स होल्ड करें, इस ख्याल रखें कि ये सोर्स पॉइंट सोर्स नहीं है बल्कि एक लाइन है जिसकी लेंथ जो है पेपर के अंदर गई है, बाइप्रिज्म का एज पेपर के अंदर जा रहा है, दोनों पैरेलल आमने सामने हैं। टेक ओनली 4 रेज, आउट ऑफ दोज 2 रेज जो हैं वो बाइप्रिज्म के बिल्कुल एंड पर बनाएं आप, और 2 रेज जो हैं ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में बना लें। एंड वाली रेज को बाद में सीधा चला दें,
और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच वाली जो रेज हैं, ऊपर वाली रे को नीचे ले आए, नीचे वाली रे को ऊपर ले आए, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करें। इमेजिन करें कि जो ऑब्जर्वर यहाँ इन चीजों को देख रहा है उसके लिए लाइट सीधे आती है, तो यहाँ खुद ब खुद दो वर्चुअल सोर्सेस तैयार हो गए। अच्छा, अब ये बंदा मान लो यहां से उठ के इधर आ गया, जस्ट इमेजिन करो, तो क्या उसको दो वर्चुअल सोर्सेस दिखेंगे? नहीं, नहीं दिखेंगे, ये वर्चुअल है, रियल है ही नहीं, ये इमेजिनरी है। ये सामने से देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि दो सोर्सेस है और वहां से लाइट आ रही है, लेकिन इन दोनों सोर्सेस को पकड़ने के लिए अगर वो इधर पीछे आएगा, गायब हो गए, एक ही है। समझे ना? तो ये है इसकी रे डायग्राम, इस तरीके से इसकी रे डायग्राम बनती है। अब इस रे डायग्राम को बनाने के प्रोसेस में हमको बहुत क्विकली ये समझ में आया कि यहाँ इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है। बिल्कुल लाइट ऐसे ओवरलैप कर जाएगी और इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके तीसरे और आखिरी स्टेप पर, और वो है मेजरमेंट्स। बिकॉज कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियस बात है उसका आउटकम, उसका जो रिजल्ट, उसका जो आउटपुट आएगा वो मेजरमेंट्स के बाद ही हमें पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं कि इसमें जब एक्सपेरिमेंट फाइनलाइज होगा तो फ्रिंजेस तो बननी है, तो फ्रिंजेस बन जाएंगी। फ्रिंजेस बनने के बाद फ्रिंज विड्थ का वैसे ही कैलकुलेशन किया जाएगा जैसे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल आसान सा वैल्यू है लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। वही टर्मिनोलॉजीज हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन इतना फर्क जरूर होगा कि यंग्स डबल स्लिट वाली एक्सपेरिमेंट्स काफी फ्रिंजेस जो हैं वो काफी ब्रॉड और वाइड बनती हैं, थोड़ा सा उसमें वो फाइन ट्यूनिंग नहीं होती है जो बाइप्रिज्म के फ्रिंजेस में होगी। बाइप्रिज्म के फ्रिंजेस बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बनेंगे, बट एडवांटेज तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही है क्योंकि वो पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने इंटरफेरेंस को हमें प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया था। एनीवेज, फ्रिंज विड्थ का मामला वही रहेगा, तो हमें ये सारी चीजें मेजर करने आनी चाहिए। द क्वेश्चन इज दैट। अब देखो, लैम्बडा का मेजरमेंट मैं समझता हूं कोई खास बात नहीं है। लैम्बडा इज जस्ट लाइक द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच वी आर यूजिंग, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको ये एक रियलिस्टिक डायग्राम बताई, तो मैं कौन सी लाइट यूज कर रहा हूं और उस लाइट का सोर्स कितना है, कैसी वेवलेंथ है, तो मुझे ये एलिमेंट्री आइडिया तो होगी ही, ऐसे हम मान के चलते हैं। ठीक हो गई बात? तो लैम्बडा अपने मेजरिंग सीन से निकल गया, उतना ज्यादा उसका कोई सीरियस हमें लेने की जरूरत नहीं है, लैम्बडा तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। दूसरा पार्ट है इसका कैपिटल डी। आपको याद होगा कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। ठीक है ना? सोर्स और स्क्रीन, तो सोर्सेस बच्चों यहां हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो सोर्स स्लिट के पास है। ये डायग्राम के हिसाब से सोचो तो सोर्स कहां है? स्लिट के पास है। स्क्रीन कहां है? माइक्रोस्कोप पे। यहां स्क्रीन तो नहीं लगेगी, यहां स्क्रीन का रिप्लेसमेंट है माइक्रोस्कोप, और सोर्स का रिप्लेसमेंट कौन है? स्लिट है, क्योंकि जहां स्लिट लगी होगी वहीं तकरीबन तकरीबन ये दोनों वर्चुअल सोर्सेस भी बनेंगे नियर अबाउट्स में। तो अगर हम इस ऑप्टिकल बेंच पर स्लिट की पोजीशन और माइक्रोस्कोप की पोजीशन का गैप पता कर लेते हैं तो हमको कैपिटल डी मिल जाता है। सही हो गई बात? इनफैक्ट हम इसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं कि भाई कैपिटल डी अगर हमको मेजर करना है तो ए पार्ट एंड बी पार्ट, जिसमें मैं ए के बारे में कह रहा हूं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बाइप्रिज्म एंड स्लिट, और बी के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बाइप्रिज्म एंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज द रिप्लेसमेंट ऑफ स्क्रीन। यहां पे डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा हमको। या तो आप डायरेक्ट कर लो या जरूरत के हिसाब से ए और बी का एडिशन करके भी आप उसको ऑब्टेन कर लो, तो डी का मामला भी खत्म हो गया। ठीक है ना? अब आते हैं तीसरी चीज, मेजरमेंट ऑफ फ्रिंज विड्थ। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसमें हमको कैलकुलेशन या थोड़ा सा इसमें हमको ट्रिक लगा के इसको मेजर करना पड़ेगा। कैसे? तो ध्यान से देखो। सपोज फॉर एग्जांपल हमने ये एक्सपेरिमेंट बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करा दिया। यहां पर फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये ऐसे बैंड्स हमको दिख रहे हैं। ठीक है, मैं इसे रीड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जांपल ये बैंड्स हमको ऐसे दिख रहे हैं। अब बच्चों इसको हम डायरेक्ट देखेंगे या माइक्रोस्कोप में से देखेंगे? माइक्रोस्कोप में से। डायरेक्ट इसलिए नहीं दिखेंगे हमको क्योंकि ये बहुत फाइन हो गया।
आपने कभी बायो लैब में या कहीं आपको ऐसा मौका मिला है कि आपने माइक्रोस्कोप के आईपीस के अंदर अगर कहीं देखा है, झांका है, तो आपको उसमें ऐसी एक क्रॉस वायर दिखती है, ऐसी एक क्रॉस वायर दिखती है माइक्रोस्कोप में। कभी बायो लैब में देखने का मौका मिला आपको? अक्सर बायो लैब में, मैं बायो का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि माइक्रोस्कोप का ज्यादा यूज तो आप बायो लैब में ही करते हैं। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट है प्योर, मैं उनको एग्जांपल देने के लिए बता दूं, जो गन फायर करते हैं हम शूटिंग के लिए, उसका जो ऊपर हल्का सा एक पोजिशनिंग के लिए ऐसा बना होता है ना, ये कैसा नो, Yes. तो ये खास टारगेट सेट करने के लिए होता है, आई साइड बोले, हाँ जो भी, तो टारगेट सेट करने के लिए ये होता है। तो माइक्रोस्कोप में भी ये होता है, जब हम माइक्रोस्कोप के आईपीस के अंदर झांकेंगे ऐसे, तो हमको उसके अंदर एक क्रॉस वायर दिखेगी ऐसी। अब हमने करना क्या है कि इस क्रॉस वायर में से जो वर्टिकल क्रॉस वायर है उसको किसी भी एक फ्रिंज के ऊपर ले आना है आपने, किसी भी एक फ्रिंज के ऊपर आप उसको ले आए। आया स्टेप समझ में? उसके बाद ये जो माइक्रोस्कोप होती है ये मूवेबल स्केल के साथ लगी हुई होती है। मतलब माइक्रोस्कोप अगर मैं इधर से उधर हिलाऊंगा ऐसे ऐसे, तो वो मैं मूव करा सकता हूं स्केल उसकी, और साथ साथ उसको मैं गिन भी सकता हूं कि मैंने कितना हटाया उसको। तो फिर आप इस क्रॉस वायर का जो वर्टिकल लाइन है, इसको मूव करा के, मान लो थोड़ा बहुत मूव करा के आप इसको इधर ले आए, थोड़ा बहुत आपने अपनी मर्जी से मूव कराया, और ये याद रहे कि हम कितना मूव कराते हैं वो हम गिन सकते हैं। तो मैं ये डिस्टेंस बेटा गिन लेता हूं कि मैंने इसे कितना मूव कराया, और थोड़ी देर के लिए मैं इसे स्मॉल एक्स कॉल कर लेता हूं। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये जो स्मॉल एक्स है ये 1 फ्रिंज विड्थ, 2 फ्रिंज विड्थ, 3 फ्रिंज विड्थ और 4 फ्रिंज विड्थ के बराबर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स? Yes. सोच के देखो बेटा। यस, लिख सकता हूं मैं ऐसा? Yes. हाँ। अब देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूं, क्या ये स्मॉल एक्स हमको पता है? No. यस, अरे पता है ना हमको, हम कितना मूव कराएंगे ये हमको मालूम है ना। ये पहले क्रॉस वायर मैंने रखी, फिर मैं कितना क्रॉस वायर हटा रहा हूं, 3 सेंटीमीटर हटा रहा हूं, 5 सेंटीमीटर हटा रहा हूं, 10 सेंटीमीटर हटा रहा हूं, मुझे पता होगा ना कि मैं इसको हटा के दूसरी पोजीशन कौन सी दे रहा हूं। तो क्या ये स्मॉल एक्स पता होगा हमको? Yes. यस। अब जब मैं उसको हटाया तो बीच में कुछ फ्रिंजेस का काउंट आया, 4, 5, 6, 10 व्हाटएवर। अब जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडमली हटाया तो 4 आया, तो ये 4 अगर मैं इसके नीचे ले जाके इसको डिवाइड कर दूं डिनोमिनेटर में ले जाके, तो क्या मुझे फ्रिंज विड्थ का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा? Yes. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रिंज विड्थ मेजर करते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, आप देखें और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें और बताएं मुझे कि इसका आंसर क्या आता है। तो देखें, फ्रिंज विड्थ को मैंने क्लेम किया, फ्रिंज विड्थ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x बाई n, वेयर n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस कमिंग बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, टू पोजीशंस ऑफ द क्रॉस वायर ऑफ द माइक्रोस्कोप। पहले क्रॉस वायर इधर लगाए, बाद में इधर लगाए। तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखें, जो पहली पोजीशन थी मेरी वो कितने mm पर थी? 2. 2 mm। अब मैं माइक्रोस्कोप हटाया रैंडमली, कौन सी पोजीशन पे ले गया मैं उसको? 2.5 mm. 2.5 mm। तो मुझे फौरन समझ में आ गया कि x कितना हुआ? 0.5. 0.5 मिलीमीटर हुआ। अब मुझे निकालना है फ्रिंज विड्थ, तो फॉर्मूला हमको पता है x बाई n, तो x तो हो गया बेटा 0.5। अब इसके दरमियान में मैंने कितने फ्रिंजेस लिए? 5. 1x, 2x, 3x, 4x और 5x, 5 फ्रिंजेस लिए, तो मैं चुपचाप यहाँ 5 से डिवाइड कर लूंगा, कैलकुलेशन पूरा करके मेरा आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। क्लियर हुई बात? Yes. तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, कैपिटल X इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d, इसमें क्या क्या निपटा? D आ गया समझ में हमको, कैपिटल D कैसे मेजर करना है, वो तो डायरेक्ट ऑप्टिकल बेंच पे आ जाएगा। लैम्बडा, इनफैक्ट मैं कहता हूं लैम्बडा तो ये एक इनिशियली गिवन पैरामीटर होगा एक्सपेरिमेंट करते वक्त, ठीक है, या इनफैक्ट आप लैम्बडा छोड़ दो तो लास्ट में कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। एक्स कैसे निकालना है माइक्रोस्कोप के थ्रू, ये भी समझ आ गया हमको, आया नहीं आया? जरा Yes. जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें, अभी मुझे और इसमें कुछ और डिटेलिंग करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग करनी है। तो एक्स आ गया समझ में?
ठीक है, कैपिटल एक्स भी समझ में आया। माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे, क्रॉस वायर को फोकस करेंगे, हटाएंगे, कितना हटा रहे हैं, कितने फ्रिंजेस बीच में आए, उसके हिसाब से एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला बना करके हम एक्स भी निकालें। अब बचा कौन बच्चों, व्हाट लेफ्ट बिहाइंड? स्मॉल हाँ, स्मॉल डी। आप जरा मुझे लाउड एंड क्लियर बताओ, ये स्मॉल डी क्या होता है? स्लिट्स के बीच बड़ी। हाँ, कोई साउंड डिस्टरबेंस नहीं हो रहा ना? आवाज में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा? नहीं, पीछे थोड़ा सा पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, पक्का कोई डिस्टरबेंस नहीं है? नहीं तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ी। नहीं सर। यस, ऑडियो वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर है? यस। ओके, अब बच जाता है इसमें स्मॉल डी। अब स्मॉल डी कैसे मेजर करें? आप बोलेंगे क्या सर बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी बात है। होता क्या है स्मॉल डी? दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। तो ये दो सोर्सेस हैं, जाओ इनके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो। ये ऐसे गिन लो, ये दोनों सोर्सेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक स्केल का इस्तेमाल कर लो और बोल दो डी कितना है। बट जरा सोचो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। क्या मैं इसको फिजिकल फॉर्म में डिस्टेंस को गिन सकता हूं? नहीं। चलो, डिस्टेंस गिनने के चक्कर में मैं क्या करता हूं, इस बंदे को अपने ले आता हूं इधर। जैसे ही ये बंदा इधर से इधर आ गया, ये दोनों सोर्सेस गायब हो गए। कहां गए? अरे है ही नहीं तो जाएंगे कहां? बने ही नहीं थे वो। फिर वो इधर आके देखता है तो और दिख रहे हैं। मान लो ये बंदा पूरा ऐसा टेबल के ऊपर से जंप करता है, यहां से जंप करता है, ऐसा स्केल लेके उधर जाके देखता है, यार मेजर करूं क्या? नहीं आएगा मेजर करने। कर सकता है क्या वो? क्योंकि ये दोनों सोर्सेस वर्चुअल हैं, इमेजिनरी हैं, दिमाग में आए हैं हमारे, वर्चुअल सोर्सेस हैं ये। अब इनको कैसे मेजर करोगे तुम? आगे डिफिकल्टी समझ में आई क्या है? यस। तो अब इसको हम फिजिकल फॉर्म ऑफ मेजरमेंट में नहीं ला सकते, तो हमको इसको ऑप्टिकल फॉर्म ऑफ मेजरमेंट में लेना पड़ेगा। थोड़ा ऑप्टिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑप्टिक्स के कुछ तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और तब जाके हम स्मॉल डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस को मेजर कर सकते हैं। नाउ दिस इटसेल्फ इज अ 3 मार्क आर्टिकल इन द एग्जामिनेशन, कि हाउ टू मेजर द स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस रादर यू से। ठीक है, इनको मेजर करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये वर्चुअल है, ये है ही नहीं, एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इनके मेजरमेंट के लिए हम एक खास टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कॉन्जुगेट फोसाई मेथड, और इस मेथड का यूज करके हम डी को मेजर करेंगे। अब ये कैसे किया जाएगा? कॉन्जुगेट फोसाई मेथड क्या है? अपने आप में ये पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि हाउ टू मेजर स्मॉल डी इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, और एक्सप्लेन द कॉन्जुगेट फोसाई मेथड टू फाइंड आउट स्मॉल डी इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए हम एक चौथा स्टैंड, फोर्थ स्टैंड इस टेबल पर ऐड करेंगे, और मैं आपको बता चुका हूं वो चौथा स्टैंड क्या है। पहला तो स्लिट का है, दूसरा बाइप्रिज्म का है, और ये तीसरा माइक्रोस्कोप का है, और चौथा कौन सा है? ये देखो कौन सा है ये, कॉन्वेक्स लेंस का। एक और स्टैंड हम बीच में ऐड करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, लेकिन हम ये कहां ऐड करेंगे? बिटवीन बाइप्रिज्म एंड माइक्रोस्कोप। समझ आ गई बेटा बात? यस। Where we are going to add that stand? Between, come on fast, between बाइप्रिज्म एंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, प्लीज माइक ऑफ रखें आप प्लीज। तो बाइप्रिज्म और माइक्रोस्कोप के बीच में एक फोर्थ स्टैंड हम ऐड करेंगे जिस पर हम लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, और फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे ये पूरा प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट फोसाई मेथड। अब मैं इसकी एक रे डायग्राम बनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। रे डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसी से हमारे सारे रिजल्ट प्रॉपर्ली डेवलप होंगे। देखो बेटा, ये मान लो अपना कॉन्वेक्स लेंस यहां पे आ गया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा पूरी स्केच अच्छे से आ जाए इसकी। ये कॉन्वेक्स लेंस यहां पे आ गया। ये दो वर्चुअल सोर्सेस हैं जो पहले से बन रहे थे। ठीक, ऑब्जर्वेशन तो अपना सामने से ही चल रहा है।
और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हमें मेजर करना है और ये डिस्टेंस है स्मॉल डी। तो ये जो दोनों सोर्सेस है ना, वर्चुअल सोर्स, हालांकि है वर्चुअल, लेकिन अब हमारे लिए ये कैसे बिहेव करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट, कैसे बिहेव करेंगे ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। और अपना जो लेंस है उसका इस्तेमाल करके हम इन दोनों सोर्सेस की इमेज बनाएंगे और रियल इमेज बनाएंगे। मतलब वर्चुअल सोर्सेस की कैसी इमेज बनाएंगे हम, रियल, रियल। और उस इमेज के डिस्टेंस को हम माइक्रोस्कोप में मेजर करेंगे। तरीका समझो बेटा, क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? यस, अब इसकी रे डायग्राम कैसे बनेगी, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले एक रे बिल्कुल सीधी लेंस पे दिखा दो आप, बिना किसी टेंशन के। दूसरी वाली रे भी बिल्कुल सीधी आप लेंस पे दिखा दो, बिना किसी टेंशन के। ठीक है। फिर लेंस का सेंटर कहां है आप देखो। लेंस के सेंटर से एक रे पास कराओ नीचे की तरफ, जाने दो जितना दूर जाती है। और लेंस के सेंटर से ही दूसरी सोर्स से रे पास कराओ ऊपर की तरफ, जाने दो जितना ऊपर जाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स कर लोगे भाई, यहां तक देखने। ठीक हो गया ये। यस, ऊपर वाली रे मिला दो नीचे की तरफ, नीचे वाली रे मिला दो ऊपर की तरफ। तो आप चौंक जाएंगे, आप देखेंगे कि इतनी बड़ी एक इमेज हमको मिल गई। ये S2 की इमेज, सॉरी S1 होना चाहिए ना ये, सॉरी फॉर दैट। ये जो S1 है, इस S1 पॉइंट की इमेज मुझे यहां मिल रही है जो कि रियल है, और मैं इसे देख सकता हूं, मेजर कर सकता हूं, इसकी पोजीशन ले सकता हूं। इसकी पोजीशन नहीं ले सकता, मैं इसको मेजर नहीं कर सकता, खाली देख सकता वर्चुअली। लेकिन अब इसको मैंने रियल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इतनी बड़ी जो इमेज हमको मिली है ना, इस डिस्टेंस को मैं मेजर करूंगा और मैं इसे कॉल करूंगा D1, विच इज अ मेजरेबल डिस्टेंस। मैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देख के डिस्टेंस मेजर कर लूंगा। बात समझ आई बेटा? यस, तो हमें एक मैग्निफाइड इमेज यहां पर बनती हुई नजर आएगी। बट फिर गड़बड़ हो गई, हमको तो स्मॉल डी चाहिए, अब ये इतना बड़ा आ गया। तो ये D1 भले मेजर हो, लेकिन ये एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस नहीं है ना, ये तो मैग्निफाइड हो गया। और लेंस मैग्नीफाई भी कराता है, डिमिनिश भी कराता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो इस सिचुएशन में बच्चों, जब मैं ये डिस्टेंस मेजर करता हूं ना, ये वाला, तो बेटा ये डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फिर ये आगे का डिस्टेंस अगर मैं मेजर करता हूं ना, ये वाला, तो आपको याद होगा हम इसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी इसका हिस्सा है। अब बहुत ध्यान से समझो, अब हम इन S1 S2 की तो पोजीशन को बदल नहीं सकते, तो ये बिल्कुल वहीं बनेंगे जहां इन्हें बनना है। ठीक है, ये S1 हो गया अपना, ये S2 हो गया। हम इसको नहीं बदल सकते, हम जानते हैं हम इसको नहीं बदल सकते। इनके बीच का डिस्टेंस है अपना D, स्मॉल d, जिसे हमें ढूंढना है। लेकिन अब बच्चों मैं क्या करूंगा, लेंस की पोजीशन चेंज करूंगा, लेंस में आगे ले जाऊंगा और इमेज में वहीं देखने की कोशिश करूंगा जहां मैंने पहले देखा था। मैं इमेज की भी पोजीशन को आगे या पीछे नहीं करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ किसको हटाऊंगा मैं, लेंस, लेंस को। इसका सीधा सा प्रूफ यहीं आपको टेबल पर मिलेगा। यहां मैं इमेज देखने वाला हूं, क्या मैं इसको हटा रहा हूं? नहीं। यहां पर हमारे दो वर्चुअल सोर्सेस थे, क्या मैं इसको हटा रहा हूं? नहीं। सिर्फ मैं क्या करने वाला हूं, बीच में जो स्टैंड है मेरा कॉन्वेक्स लेंस का, उस स्टैंड को मैं आगे पीछे करूंगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाते वक्त हमको ये बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे। द ओनली थिंग विच वी आर गोइंग टू चेंज इज व्हाट, लेंस, लेंस की पोजीशन। तो मैं लेंस थोड़ा सा आगे निकालूंगा। तो बेटा सोचो, मैंने लेंस यहां निकाला, ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसी तरीके से लेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने लेंस यहां पे निकाला, ठीक है। लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट इन अ वेरी एग्जैक्ट वे।
ये अपना लेंस हो गया। ठीक, अब हम इसकी रे डायग्राम को दोबारा ट्रेस करेंगे एग्जैक्टली उसी अंदाज से जैसे हमने पहले किया था। ये सेंटर ऑफ द लेंस है, तो आप चुपचाप एक लाइट रे जो है ना, ये लेंस के ऊपर इधर बना दो, एक दूसरी लाइट रे आप लेंस के ऊपर इधर बना दो, एक लाइट रे आप सेंटर ऑफ द लेंस से पास करा दो और यहां जाके इसको टच करा दो। ठीक हो रही है बात? दूसरी लाइट रे भी आप सेंटर ऑफ द लेंस से पास करा दो और यहां जाके कहीं टच करा दो। फिर ऊपर वाली जो रे है उसको लाओ आप नीचे, और नीचे वाली जो रे है आप उसको लाओ ऊपर। तो यहां फिर एक बार आपको एक इमेज बनती हुई नजर आएगी जो एक मेजरेबल डिस्टेंस में होगी, और इस डिस्टेंस को हम कॉल करेंगे D2। लेकिन गड़बड़ हो गई, पहले इमेज कितनी बड़ी मिली थी, तो ये मैग्नीफाइड थी, ये कैसी है? डिमिनिश्ड, छोटी है। देखो कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में तो हल्का सा छोटी भी होगी। स्केल पर बनाऊंगा मैं, स्केल पे लेके तो ये परफेक्टली और छोटी हो जाएगी। लेकिन इसमें मैं एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करता हूं कि जब मुझे इसकी डिमिनिश्ड इमेज दोबारा बनती हुई नजर आई, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने मेजर किया वो उतना ही निकला जो पहले इमेज डिस्टेंस था। यानी कि पहले की पोजीशन का इमेज डिस्टेंस अब क्या बना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अगर मैं इस सिचुएशन में इमेज डिस्टेंस मेजर करूं तो ये उतना ही निकला जो पहले की सिचुएशन में कौन था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंसेस इंटरचेंज हो गए और मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेज मिली। मैग्नीफाइड भी मिली और बाद में डिमिनिश्ड मिली, और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए, फ्लिप हो गए। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो लोकेशंस हैं, जिनके बीच में लेंस के दो अलग अलग पोजीशंस हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिनके लिए ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस एक्सचेंज हो जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड इमेजेस, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट फोसाई। ये एक पोजीशन हो गई, ये एक पोजीशन हो गई। बहरहाल कॉन्जुगेट फोसाई के अंदर नहीं जाना है हमको, आप कुछ तो भी करके डी निकालना है। समझ आ रही है ना बेटा बात? यस। अब यहां मैं खास आपको दो तीन बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं, खास करके बोर्ड्स की थ्योरी पेपर लिखते वक्त। ये डायग्राम्स मैंने जैसी बनाई हैं ये ऐसी ही बननी चाहिए, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे आने चाहिए। सिर्फ कौन चेंज होगा? लेंस की पोजीशन। और स्केल पर बनाओ बाकायदा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। आपको एक 4-5 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और डायग्राम बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका, सिर्फ 4 रेज आप इस्तेमाल करेंगे, 4 रेज, 2 सीधे, 2 सेंटर पर आने वाली रे बिल्कुल नीचे ले जाओ, इधर से ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली रे नीचे, नीचे वाली रे ऊपर। यू आर डन विद दिस। दोनों बार वैसे ही करना है आपने। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आई विल बी जस्ट टेकिंग 5 to 6 मिनट्स मोर। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये D1 और D2 मेजरेबल है? यस, क्योंकि ये अब हमारे माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में हमको दिख रहे हैं, तो हम बाकायदा उसको मेजर कर लेंगे, पोजीशन पता कर लेंगे उसकी कितनी है। अब यहां हम लगाते हैं कॉन्जुगेट फोसाई का प्रिंसिपल। ठीक है, अब कॉन्जुगेट फोसाई का प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से देखें। इसके लिए हम लोग लिखते हैं बेटा, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय size of object is equal to distance of image divided by distance of object. Here we apply this principle. Okay, so size of image divided by size of object is equal to distance of image divided by distance of object. Now you just try to apply this for case 1. Case 1, this is case 1. Let me just write, this is case 1 and this is going to be case 2. केस 1 के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, साइज ऑफ इमेज कितना है बेटा? D1 और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट D। D। ठीक हो रही है ना बात?
Yes. यस। डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है V. और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है V. u। सो यू जस्ट कंटिन्यू राइटिंग। आई होप आपको याद है। D1 d1 upon अपॉन d इक्वल v अपॉन u। ओके हो गया। Hmm. नाउ अप्लाई द सेम फॉर द सेकंड केस। बोलो आंसर। D2 upon D. शाबाश। d2 अपॉन d इक्वल U by V. u बाय v। इस बार u जो है ये इमेज डिस्टेंस है और v जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आपको पता है कि ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं, मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के अदला बदली हो गई है। Yes. अब आपको जो दो अलग अलग इक्वेशंस मिल रही हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई देम। तो क्या हमको ऐसे मिलेगा d1 बाई डी मल्टीप्लाइड बाय d2 बाई डी इज इक्वल टू v बाई यू मल्टीप्लाइड बाय u बाई v। तो हम सीधे सीधे देखेंगे यार ये तो कैंसिल हो गए और यहाँ सब कुछ निपट के 1 बचा। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया d1 d2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करेक्ट जा रहे हैं। Yes. Therefore d square is equal to d1 d2। Therefore d is equal to अंडर रूट में d1 d2। अब मैं फिर एक बार आपसे एक आखिरी क्वेश्चन इस सीक्वेंस में कर रहा हूं, क्या हमें d1 d2 मेजरेबल मिल रहे हैं? Yes. हाँ, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में हम देख के मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं डायरेक्टली d को मेजर कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो वर्चुअल सोर्स है। तो d1 d2 मेजरेबल हैं, तो मैं मेजर करूंगा और मेजर करने के बाद इसको इस फॉर्मूले में लेके आऊंगा और फिर मैं d का आंसर ढूंढ लूंगा। तो ऐसा हम ये सारा मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो स्मॉल d का हो, कैपिटल D का हो, लैम्बडा से रिलेटेड हो या कैपिटल X से रिलेटेड हो। इवन कैपिटल X भी हमको डायरेक्ट नहीं मिलता है, हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है माइक्रोस्कोप में देख के। ये सिचुएशन समझ आ गई सबको? Yes. तो ये है पूरा बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अब इसमें एक लास्ट चीज मैं ऐड कर दूं, एक पूरा कलेक्टिव सेट ऑफ फॉर्मूला है, पूरा कलेक्टिव सेट ऑफ फॉर्मूला, जिसमें से बहुत सारे फॉर्मूले तो हम डायरेक्टली प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको हमें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। तो आप इन्हें याद रखें जरा। ये देखें, ये पूरा कलेक्शन है, टेबल है, जिसमें सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ बता दिए। जैसे कैपिटल डी a प्लस बी हो गया है, ये लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी हटा के d1 d2 ले लिया मैंने यहाँ पे। d इज इक्वल टू अंडर रूट d1 d2। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ गया, फ्रिंज विड्थ को दूसरे तरीके से भी आ गया। अब इसमें एक और चीज है, ऑप्टिक्स के मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम स्मॉल डी ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे a जो फैक्टर है ना, वो ये वाला डिस्टेंस है, ये देखो ये वाला डिस्टेंस है a, ठीक है। तो a is that particular distance, alpha. So if I just redraw that biprism diagram once again, तो ये जो कॉर्नर्स पे यहाँ पे एंगल बन रहे हैं ना, इन एंगल्स को हम अल्फा बोलते हैं। और म्यू आप जानते हो, इट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द बाइप्रिज्म। अगर आपने इसको ग्लास का बनाया है तो ये 1.5 होगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन। तो ऐसे ये सारे कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एक फॉर्मूले ऐसे हैं जो जिनका प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इधर उधर हमको ये रिक्वायरमेंट हो सकती है उनकी, रेयरली बट रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए मैंने इनको टेबल में ऐड किया है। बाकी जिनका प्रूफ और एक्सप्लेनेशन देना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में एट लास्ट हमको कुछ प्रिकॉशंस और कुछ कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट भी हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। इस पर कुछ थियरी क्वेश्चंस इससे पहले एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, जैसे कि ये पॉइंट आप नोटिस कर लें, इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर हमने रिफ्रैक्टिंग एंगल बाइप्रिज्म का इंक्रीज कर दिया, मतलब ये अल्फा एंगल बढ़ा दिया हमने, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल सोर्सेज जो है ये इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ इस फॉर्मूले से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, अल्फा इंक्रीज होगा, देख रहे हैं ना आप। अगर अल्फा को हम इंक्रीज करा दें तो उसके नतीजे में स्मॉल डी इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्मॉल डी इंक्रीज हो जाता है तो फ्रिंज विड्थ में आप देखें, अगर स्मॉल डी इंक्रीज हो जाएगा तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, और अगर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो गई तो कम जगह में ज्यादा फ्रिंजेस बैठेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाउंड इन द सेम रीजन विल इंक्रीज।
फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होने का मतलब फ्रिंज विड्थ बारीक बारीक हो गए, तो कम जगह है उसमें ज्यादा फ्रिंजेस बैठेंगे। पहले इसमें अगर 10 फ्रिंजेस बैठ रहे थे, अब फ्रिंजेस थोड़े थोड़े बारीक बने तो 15 बैठने लग गए। तो ये क्वेश्चन इससे पहले एग्जामिनेशन में एक बार पूछा जा चुका है कि अल्फा को चेंज करने से या अल्फा को इंक्रीज करने से उसका इफेक्ट बाकी एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर पर कैसे पड़ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अब रहते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, तो कल की क्लास में होपफुली हम इसके न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। ओके, अगली क्लास में रुक जाएं फिर यहाँ पे। Yes.